Hello, dear students. I welcome you all on Redeem Knowledge. I hope you all are doing great. जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपनी लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 4 टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं और ये हमारा 5वां लेक्चर है। आज बात होगी कास्ट एंड क्लास स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, पहले एक नज़र हम सिलेबस पे डालते हैं। हमने सिलेबस में क्या क्या कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो सिलेबस में हमारा जो पहला टॉपिक था वो सोसाइटी था, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कम्युनिटी और एसोसिएशन भी कंप्लीट हो चुका है और लास्ट वीडियो में हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर बात करी थी। आज हम कास्ट एंड क्लास स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे और जो हमारा अगला वीडियो होगा वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो भी इंडिया में पाई जाती है उसके रिलेटेड होगा। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप तक एक इंपॉर्टेंट अपडेट पहुंचे। टारगेट 60 जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट टेस्ट सीरीज, इसके बारे में आपको खास इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि डेली आपको प्रैक्टिस सेशंस कराए जाएंगे जिसमें एमसीक्यूज आपको यूनिट टेस्ट्स, सेक्शनल टेस्ट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और टारगेट जो हमारा एमसीक्यूज का है दैट इज 1200 एमसीक्यूज। इसको रजिस्टर करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7051650020 और 8825002904। इस टेस्ट सीरीज में आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, notes for JKSSB supervisor specialization, complete notes for all units, full video lectures for both study material and mock tests. You have to pay 299 rupees, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी और इसके साथ साथ स्टडी मटेरियल, PDF नोट्स फॉर JKSSB सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन कोर्स। इसको खरीदने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 7051650020 8825002904। याद रहे, फॉर बोथ स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट यू हैव टू पे 299 ओनली। थैंक यू। कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन। कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ने से पहले हमें पहले कास्ट के मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कास्ट है क्या। फिर हम बोलेंगे कि ये किस हिसाब से स्ट्रेटिफिकेशन बनाता है सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में। पहले ऑरिजिन देख लेते हैं कास्ट का। तो इसका ऑरिजिन हमें मिलता है चतुर्वर्णा सिस्टम में। ठीक है, और इस थ्योरी के हिसाब से हिंदू सोसाइटी जो है वो डिवाइड हुई है 4 वर्णाज में। उनमें एक ब्राह्मण है, क्षत्रियाज है, वैश्याज है और शूद्राज है। ठीक है, ये 4 वर्णा सिस्टम है। उसके बाद एक 5th ग्रुप भी है जो फॉल करता है आउटसाइड कास्ट सिस्टम। ठीक है, और उस कास्ट सिस्टम को हम अवर्णा बोलते हैं, आउटकास्ट बोलते हैं या अनटचेबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अनटचेबल्स कास्ट सिस्टम में नहीं होते हैं, इनको हम आउटकास्ट भी बोलते हैं या इनको 5th ग्रुप भी बोलते हैं वर्णा सिस्टम का। वर्णा सिस्टम में 4 ही ग्रुप्स है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्याज और शूद्राज। और जो 5वां ग्रुप है जिसको हम अवर्णा कहते हैं या आउटकास्ट कहते हैं या अनटचेबल्स कहते हैं, वो फॉल करते हैं आउटसाइड कास्ट हायरार्की या कास्ट वर्णा सिस्टम के आउटसाइड वो फॉल करते हैं। उसके बाद मनुस्मृति एक रिलीजियस टेक्स्ट है, ये एक्नॉलेज और जस्टिफाई करती है, ये बताती हैं हमें और दलील देती हैं कास्ट सिस्टम की किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर एंड रेगुलरिटी इन सोसाइटी। इस बुक के मुताबिक कास्ट सिस्टम हमारे लिए इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि सोसाइटी में ऑर्डर कायम करना है और रेगुलरिटी ऑफ सोसाइटी। कास्ट सिस्टम में और क्या होता है, इसके साथ कुछ काम अटैच होते हैं। तो इसके हिसाब से जब हर एक कास्ट अपना अपना काम अंजाम दे तो सोसाइटी में ऑर्डर, और यहाँ पे कास्ट हायरार्की पे ध्यान देना पड़ेगा। कास्ट हायरार्की, जैसे कि हमने पहले बोला कि ये कास्ट ग्रुप जो है ओरिजिनेट हुए थे कहाँ से, ब्रह्मा से। ठीक है, और इन ग्रुप्स ने फिर हायरार्की बनाई, मतलब किसी को ऊपर वाला लेयर, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करके जितने भी कास्ट है इनकी हायरार्की हमें यहीं से मिलती है, ब्रह्मा से। कैसे, एट टॉप हायरार्की वायर द ब्राह्मण्स, ऊपर की लेवल पे ब्राह्मण्स रहेंगे, हु आर मेनली टीचर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स, और इनकी जो क्वालिटी है वो ये है कि ये ज़्यादा पढ़ाने का काम करते थे और इनको हम इंटेलेक्चुअल्स भी बोलते थे। ठीक है, इंटेलिजेंस इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती थी एंड आर बिलीव टू हैव केम फ्राम ब्रह्माज हेड। ठीक है, और ये मानते हैं कि ये ब्राह्मण्स जो है, जो टॉप की हायरार्की हैं, जो टॉप की हायरार्की पे हैं, ये ब्रह्मा के हेड से निकले हैं। ठीक है, देन केम द क्षत्रियाज और द वॉरियर्स एंड रूलर्स हु सपोजिडली फ्रॉम हिज आर्म्स। और जो क्षत्रियज है, जो कि 2nd ग्रुप है कास्ट सिस्टम का, इसको हम बोलते हैं कि ये ब्रह्मा की आर्म्स से निकले हैं। ठीक है, 2nd ग्रुप क्षत्रियज ब्रह्मा की आर्म्स से निकले हैं। ठीक है, उसके बाद 3rd स्लॉट वेंट टू वैश्याज और द ट्रेडर्स हु आर क्रिएटेड फ्रॉम हिज थाइज। और तीसरी कैटेगरी जो है वो वैश्याज की है, जो कि हम बोलते हैं, इनको हम ट्रेडर्स भी बोलते हैं और इनको ब्रह्मा की थाइज से ये ओरिजिनेट। एट द बॉटम ऑफ हीप वायर शूद्राज, शूद्राज लास्ट में आते हैं, हु केम फ्रॉम ब्रह्माज फीट एंड डिड ऑल द मैनुअल जॉब्स। और ये लोग कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, ब्रह्मा के फीट से, ब्रह्मा के पैरों से, और इनको सारे मैनुअल जॉब्स दिए गए हैं। डिवाइन थ्योरी के हिसाब से ये जो ग्रुप्स थे ये किस में तब्दील हुए, जातीज में। पहले 3 ग्रुप जो है, फर्स्ट 3 ग्रुप्स जिनको हम ट्वाइस बार्न भी बोलते हैं, ट्वाइस बार्न इनको हम इसलिए बोलते हैं जब ये 3 कास्ट्स इनके बच्चे जो जब बड़े होते हैं तो एक सेरेमनी होती है जो इनको रिलीजियसली या फॉर्मली
उस कास्ट का मेंबर बनाती हैं, उसको उस सेरेमनी को हम यज्ञोपवीता सेरेमनी बोलते हैं। ये सेरेमनी होने के बाद जो भी इन 3 ग्रुप्स में जो पहले 3 कास्ट्स है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रियाज और वैश्याज, इनके जो भी मेंबर्स है उनके लिए ये सेरेमनी की जाती है और इस सेरेमनी से ये बोलते हैं कि इनकी फॉर्मल बर्थ जो हुई है या रिलीजियस बर्थ हुई है वो इसी सेरेमनी के बाद होती है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं ट्वाइस बॉर्न। एक तो इनकी नेचुरल बर्थ जब ये नेचुरली पैदा हुए थे, और दूसरा जब इनको कास्ट में एंट्री मिलती है तब ये सेरेमनी होती है यज्ञोपवीता सेरेमनी, और इसी सेरेमनी की वजह से हम बोलते हैं इनको ट्वाइस बॉर्न। ठीक है। उसके बाद ईच ग्रुप्स बिगिन स्पेशलाइजिंग इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोफेशन एंड वाज रेस्ट्रेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ एनी अदर कास्ट। सब ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स बने वर्ना सिस्टम में, सब ग्रुपों ने अपने अपने काम लिए। जैसे मैंने बोला ब्राह्मण्स ने कौन सा इंटेलेक्चुअल काम लिया या टीचिंग का काम लिया, उसके बाद क्षत्रियाज ने आर्मी का काम लिया, ठीक है, वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं सोसाइटी को। उसके बाद वैश्याज उन्होंने क्या कारोबार का काम ले लिया, वो ट्रेडर्स बन गए, और जो लास्ट में थे शूद्राज उनको मैनुअल जॉब्स मिल गए। ठीक है, सब ने अपने कामों पर फोकस कर दिया और किसी को भी अलाउ नहीं था कि वो एक दूसरे का काम ले। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण मैनुअल जॉब नहीं कर सकता था और शूद्रा कहीं पे टीचर जॉब नहीं कर सकता। ठीक है, जो जिस ग्रुप में था उसका वही काम लाजमी करना था ताकि सोसाइटी में ऑर्डर और रेगुलरिटी रहे। उसके बाद कास्ट को लेके हमें और एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं गुना थ्योरी। ठीक है, गुना थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक हर एक कास्ट के, हर एक ग्रुप के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो भी ह्यूमन बींग्स उस ग्रुप में हैं उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपने फीचर्स होते हैं। इसके हिसाब से सोसाइटी में 3 गुनाज पाए जाते हैं। एक होता है सत्वा जिसको हम क्वालिटी ऑफ ट्रूथ बोलते हैं, जिसमें पहला फीचर होता है क्वालिटी ऑफ ट्रूथ, नॉलेज, गुडनेस, वर्च्यू, अलर्टनेस। इसमें रहने वाले लोगों को हम सात्विक बोलते हैं जो कि मोस्टली ब्राह्मण्स होते हैं। उसके बाद आता है दूसरा ग्रुप जिसका नाम है राजाज। इसमें जो क्वालिटी होती है, इनमें एक्टिविटी करने की सलाहियत होती है, करेज होती है, ब्रेवरी होती है, फोर्स, पावर एंड पैशन। और इस ग्रुप में रहने वाले मेंबर्स को हम राजसिक बोलते हैं और ये मोस्टली क्षत्रियाज और वैश्याज होते हैं। उसके बाद तीसरा ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं लामाज। ठीक है, लामाज में कौन सी क्वालिटी होती हैं? ग्लूमिनेस, डलनेस, स्टूपिडिटी, इंडोलेंस। और इसमें रहने वाले मेंबर्स को तामसिक बोलते हैं जो कि मोस्टली शूद्रा ग्रुप जो कास्ट हायरार्की में 4थे नंबर पे आता है उसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन को लेके डेफिनेशन एंथनी गिग्निस की। पहले आपको ये बात याद रखनी है, जब हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो हम सोसाइटी में ग्रुपिंग देखते हैं पर्टिकुलर फीचर्स को लेके। उसी में हमने एक कास्ट भी देखा। कास्ट में ग्रुपिंग इस वजह से होती है, या तो एक्टिविटी को लेके होती है, कौन सा ग्रुप कौन सी एक्टिविटी करता है, ठीक है, या रेस्पेक्ट या स्टेटस या हायरार्की में इनकी क्या पोजीशन है उसको लेके कैटेगराइजेशन होती है। और उसकी डिफिनेशन जो एंथनी गिग्निस ने दी है उसके हिसाब से ये कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन विच इंडिविजुअल सोशल पोजीशन इज फिक्स्ड एट बर्थ एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। जो कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन है इसमें एक इंडिविजुअल की सोशल पोजीशन, सोसाइटी में उसकी क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, कितनी रेस्पेक्ट मिलेगी इसको, ये डिसाइड हुआ होता है बर्थ के टाइम पे। जिस कास्ट में वो अपनी बर्थ लेगा उसी हिसाब से उसको सोशल पोजीशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल शूद्रा का बेटा टीचर नहीं बन सकता, इसका मतलब है कि शूद्रा का बेटा क्या बनेगा? वो मैनुअल लेबर बनेगा। ठीक है, और जो ब्राह्मण का बेटा होगा वो इंटेलेक्चुअल जॉब कर सकता है, उसको मैनुअल जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एज पर कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद पोजीशन इन कास्ट स्ट्रक्चर वाज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्योरिटी और पोल्यूशन, लोइस डोमो। ठीक है, लोई डोमो के मुताबिक अगर हमें किसी भी कास्ट में किसी भी मेंबर की पोजीशन चेक करनी है या किसी भी कास्ट ग्रुप की पोजीशन चेक करनी है तो हमें किस रिलेशन में देखना पड़ेगा, वो कास्ट कितना प्योर है या वो कास्ट कितना पोल्यूट माना जाता है। ठीक है, प्योरिटी एंड पोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ फूड, बाकी चीज़ जैसे कि जो लोअर कास्ट है वो कच्चा फूड खाते हैं जो कि मोस्टली प्रिपेयर होता है बाय यूजिंग वाटर, लेकिन जो हायर कास्ट होते हैं वो पका फूड खाते हैं जो कि यूज़ हुआ होता है ऑयल से या घी से, उस पर प्रिपेयर किया हुआ होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो प्योर है। और जो लोअर कास्ट बनाते हैं जिसमें शूद्राज होते हैं वो अपना खाना पानी से बनाते हैं और इसलिए हम उनको बोलते हैं कि ये ज़्यादा पोल्यूटेड है। ठीक है, या वो वैसे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल वो अल्कोहल भी उनको पीना अलाउड है, बाकी सारे मतलब वो मीट वगैरह भी खाते हैं, लेकिन जो हायर कास्ट्स होते हैं उनको ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं, इसलिए हम उनको प्योर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद द अंडरलाइंग बिलीफ वाज दैट दोज हु आर मोस्ट प्योर द ब्राह्मण प्रीस्टली क्लास आर सुपीरियर टू ऑल अदर्स। जैसे कि मैंने बोला ब्राह्मण्स को प्योर माना जाता था, इस वजह से ये सब कास्ट्स के ऊपर एक सुपीरियरिटी रखती थी। कास्ट हायरार्की में इनका पहला नंबर था, आउटकास्ट्स उनको सबसे निचला दर्जा दिया गया था कास्ट हायरार्की में। ठीक है, उसके बाद फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, इसको आपने अच्छे से समझना है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में डायरेक्टली कि कौन सा इनमें से कास्ट सिस्टम का फीचर है या कौन सा कास्ट सिस्टम का फीचर नहीं है। तो ये सारे फीचर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं और याद रखने हैं।
पहला ही फीचर जो कास्ट सिस्टम का है वो है एस्क्राइब्ड। एस्क्राइब्ड मैंने पहले ही बोला कि ये बर्थ से ही डिटरमाइन किया गया है कि कौन बंदा किस कास्ट में जाएगा, ठीक है। जिसकी जिस कास्ट में बर्थ होगी उसको ऑब्वियसली वही वाला कास्ट मिलेगा, उसकी कोई वहाँ पे अपग्रेडेशन नहीं होती है या वो माइग्रेट नहीं कर सकता किसी दूसरे कास्ट में। जिसमें बंदा पैदा होगा उसको वही कास्ट मिलेगा जब तक उसकी डेथ हो जाएगी। नॉट बाय चॉइस, मतलब किसी को चॉइस नहीं दी जाती है कि तुम्हें ब्राह्मण में जाना है, तुम्हें लोअर कास्ट में जाना है, तुम्हें क्षत्रिय में जाना है, ठीक है, शूद्राज में जाना है। नहीं, जहाँ पे उसकी बर्थ हुई है वही डिसाइड करता है कि वो किस कास्ट में रहेगा। जहाँ पे बर्थ हुई है वो उसी कास्ट में रहेगा। उसके बाद ये जो कास्ट्स होते हैं ये एंडोगेमियस होते हैं, ठीक है। एंडोगेमियस मतलब मैरिज इज रिस्ट्रिक्टेड टू मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, मतलब ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे के साथ ही शादी कर सकते हैं, ग्रुप से बाहर नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण किसी शूद्रा से शादी नहीं कर सकता और शूद्रा किसी ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकता है। ब्राह्मण को ब्राह्मण से ही करनी है और शूद्रा को शूद्रा से ही करनी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा फीचर जो है वो है सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन में रोल्स डिफाइन करे हुए होते हैं, ठीक है। किसको लेके, फूड शेयरिंग और फूड को। जैसे मैंने पहले ही बोला जो लोअर कास्ट्स होते हैं वो किसी भी किस्म का फूड खाते हैं, लेकिन हायर कास्ट्स को रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फूड को लेके या फूड शेयरिंग को लेके। फॉर एग्जांपल लोअर कास्ट, हायर कास्ट लोअर कास्ट का फूड नहीं खा सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बोला लोअर कास्ट अपना फूड वाटर यूज़ करके बनाते हैं, लेकिन जो हायर कास्ट होता है वो लोअर कास्ट से तभी फूड एक्सेप्ट कर सकता है जब वो फूड घी से बना हुआ हो, ठीक है। उसके बाद चौथा फीचर जो है वो है हायरार्की। इन कास्ट्स में हमें हायरार्की देखने को मिलती है, जैसे रैंकिंग होती है, कोई ऊपर होगा उसके फिर नीचे और एक ग्रुप होगा, उसके नीचे और एक ग्रुप होगा। इस हिसाब से कास्ट्स ऑफ मेनी ग्रुप्स अरेंज्ड इन हायरार्की ऑफ रैंक्स एंड स्टेट्स। जैसे पहले रैंक मिलती है ब्राह्मण को, उसके बाद क्षत्रियाज को, उसके बाद वैश्याज को और उसके बाद लास्ट में शूद्राज आते हैं। और पांचवी कैटेगरी है आउटकास्ट्स की। उसके बाद कास्ट्स इन्वॉल्व सब डिवीजन विद इन देमसेल्व्स, सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कास्ट के अंदर भी हमें फिर बहुत सारे डिविजन्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशनल डिवीजन। ऑक्यूपेशनल डिवीजन में कास्ट्स वायर ट्रेडिशनली लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन। जो कास्ट्स होते हैं उनको हम उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी कैटेगराइज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि शूद्राज का जॉब है मैनुअल लेबर, तो मैनुअल लेबर मतलब शूद्रा। टीचर अगर होगा उसका मतलब ब्राह्मण, अगर आर्मी या फोर्स में होगा कोई उसका मतलब क्षत्रिय, और अगर कोई ट्रेडर है तो उसका मतलब है कि ये वैश्य ग्रुप में पाया जाता है ये मेंबर, ठीक है। उसके बाद जब हम इस वर्ण सिस्टम की सोशल हायरार्की देखते हैं तो हमें ब्राह्मण्स एट टॉप देखने को मिलते हैं जो कम क्वांटिटी में होते हैं, उसके बाद क्षत्रियाज होते हैं, उनके बाद वैश्याज आते हैं और लास्ट में शूद्राज आते हैं, ठीक है। और उनके बाद जो सबसे नीचे हैं उनको हम हरिजन्स भी बोलते हैं या अनटचेबल्स की। कहीं पे आप देखोगे कि शूद्राज को ही हरिजन्स बोला जाता है, और ये हरिजन टर्म किसने दी थी, यहाँ पे ये नोट करिएगा कि ये टर्म जो थी हरिजन ये दी थी M.K. गांधी, ठीक है। M.K. गांधी ने शूद्राज को हरिजन्स बोला था, ठीक है। हरिजन मतलब जो हरि के बच्चे हो, मतलब भगवान के बच्चे बोला था शूद्राज को, ठीक है, या अनटचेबल्स को। उसके बाद वर्ना सिस्टम में हम देखते हैं ब्राह्मण टॉप है, उसके बाद क्षत्रियाज, ब्राह्मण प्रीस्ट है, क्षत्रियाज वॉरियर्स हैं, और वैश्वाज क्या है, इनको हम फार्मर्स भी देखते हैं, मर्चेंट्स भी होते हैं या क्राफ्ट्समैन पीपल होते हैं, ठीक है। उसके बाद शूद्राज क्या होते हैं, ये फार्म वर्कर्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं या लेबरर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वर्नास जो है दीज आर बेस्ड ऑन कलर, क्लास एंड गुना। ये 3 क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे हम इन वर्नास को हायरार्की देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कलर, किसका कैसा कलर है, क्लास क्या है, और गुना किसके कौन से फीचर्स है, उसके हिसाब से सबको अपनी कैटेगरी दी जाती है कास्ट हायरार्की में। उसके बाद कुछ पर्सपेक्टिव्स रिगार्डिंग कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन पहले ही जो हमें देखने को मिलती है वो है G.S. गोरे की। G.S. गोरे ने बोला कास्ट सिस्टम जो है ना ये यूनिक है टू इंडियन सोसाइटी। यूनिक का मतलब ये और दुनिया में इस सोसाइटी के अलावा कहीं नहीं पाया जाता, मेजरली ये इंडियन सोसाइटी में ही है। कास्ट सिस्टम एज अ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दैट वाज बेस्ड ऑन बर्थ, ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस। और इसकी बेस क्या है इस कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन की, ये मैंने बोला कि बर्थ से डिसाइड होता है, कौन क्या काम करता है उससे भी डिसाइड होता है, और किसका क्या स्टेटस है सोसाइटी में उस हिसाब से भी डिसाइड होता है कास्ट हायरार्की, ठीक है। उसके बाद हर एक कास्ट की अपने कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है और वैल्यूज़ है जो कि पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन थ्रू कल्चर, थ्रू लैंग्वेज या बाकी मीन्स से, ठीक है। ये G.S. गोरे ने बोला। उसके बाद M.N. श्रीवास ने बोला कि कास्ट जो है ना ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी एंड ऑपरेशन इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। इसी की वजह से इनइक्वालिटी या ऑपरेशन इंडियन सोसाइटी में पाई जाती हैं बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद उसने एक कंसेप्ट दिया डोमिनेंट कास्ट का। उसके मुताबिक कास्ट्स दैट होल्ड द मोस्ट पावर एंड इन्फ्लुएंस इन ए पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। जिस कास्ट के पास ज़्यादा पावर या इन्फ्लुएंस होगा किसी भी सोसाइटी में उसको वो डोमिनेंट कास्ट बोलता है। दे वर एबल टू मेंटेन देयर पावर थ्रू ए वैरायटी ऑफ मीन्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कंट्रोल, ठीक
ठीक है। उसके बाद चेंजेस या डायनामिज्म इन कास्ट सिस्टम, क्या चेंजेस पॉसिबल है कास्ट सिस्टम में, क्या कोई बंदा अगर लोअर कास्ट से है वो अपर कास्ट में जा सकता है, इसके ऊपर काम किया है एम एन श्रीनिवास ने, और उसने एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम है सेंसिटाइजेशन, ठीक है। और इसके मुताबिक जब भी कोई लोअर कास्ट का बंदा इख्तियार करता है हायर कास्ट के कौन से उनके रिचुअल्स, डोमेस्टिक या सोशल प्रैक्टिसेस, ताकि वो भी अपना स्टेटस या वो अपना जो वो लो कास्ट से हैं लेकिन वो सारी चीज़ें अडाप्ट करता है हायर कास्ट की, ताकि सोशल मोबिलिटी हो जाए या कास्ट मोबिलिटी हो जाए उस बंदे की, वो लोअर कास्ट से निकल कर अपर कास्ट में जा सके। उसके बाद ए लो कास्ट और ट्राइबल और अदर ग्रुप्स changes its tradition, custom, belief system and lifestyle towards a high and regularly twice born caste। जैसे मैंने पहले ही बोला, कोई लो कास्ट का होगा या ट्राइबल होगा या कोई भी ग्रुप होगा, ये क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि जो इनसे हायर कास्ट है उनके ट्रेडिशंस, कस्टम्स या लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें ताकि ये भी उस कास्ट के मेंबर बनने में कामयाब हो जाए, ठीक है। उसके बाद सोशलॉजी में कास्ट को अगर हमें अच्छे से समझना है तो उसके रिलेटेड जो दो टर्म्स है एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस वो समझने पड़ेंगे, ठीक है। एस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि इसमें एक पर्सन को असाइन किया गया है कोई भी क्वालिटी जो उसके कंट्रोल के बाहर थी। फॉर एग्जांपल मैंने पहले ही बोला, अगर कोई बंदा है उसने लोअर कास्ट में बर्थ ली है, उसको इस चीज़ के लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी, वो नेचुरली इस कास्ट में पैदा हुआ, या कोई हायर कास्ट में पैदा हुआ उसको भी उस चीज़ के लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी, वो खुद ही वहाँ पे पैदा हुआ और उसको वो नेचुरली मिल गई। लेकिन अचीव्ड में क्या होता है, अचीव्ड में एक इंडिविजुअल एक्वायर्स दिस थ्रू देयर ओन डायरेक्ट एफर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे एक बंदे को खुद से एफर्ट लगाना पड़ता है ताकि वो कोई चीज़ अचीव कर सकते। एस्क्राइब्ड में उसको खुद ही मिल जाती है, नेचुरली मिल जाती हैं। उसके बाद जो दूसरा फीचर है एस्क्राइब्ड का, ये क्या है, ये बेस्ड ऑन पर्सनस इनहेरिटेड ट्रेड्स और असाइनड ऑटोमेटिकली व्हेन अ पर्सन रीचेस ए सर्टेन एज, ठीक है। ये इंसान को नेचुरली मिल जाता है या जब वो किसी एज तक पहुंच जाता है ये खुद से उसको मिल जाता है, ठीक है। यू होल्ड द पोजीशन ऑफ हायर और लोअर कास्ट बिकॉज ऑफ योर बर्थ इन दैट कास्ट। अगर आप हायर कास्ट में हो या आप लोअर कास्ट में हो, आपने इस चीज़ के लिए कोई मेहनत नहीं करी थी, ये आप जब वहाँ पे पैदा हुए तो आप नेचुरली उस कास्ट में आ गए, ठीक है। अब एस्क्राइब होने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो इसमें है एज, रेस, फैमिली हेरिटेज और जेंडर। जेंडर का ये है कि जब हमारी बर्थ हुई थी तो हमें वहाँ पे चॉइस नहीं मिली थी कि हमें लड़का बनना है या लड़की बननी है। और एज का भी यही है, कोई कर सकता है कि वो बोले कि मेरी एज स्टॉप हो जाए, नहीं होती है, हर किसी की एज बढ़ती रहती है, वो जवान भी होता है, बूढ़ा भी होता है, बच्चा भी होता है, ठीक है। मतलब अपना कंट्रोल या अपने एफर्ट्स इसमें नहीं लगाने पड़ते हैं, ये नेचुरली हो जाता है। लेकिन अचीव्ड में ऐसा नहीं है, ये अपना जो भी इंडिविजुअल का स्किल होगा, उसकी क्वालिफिकेशन होगी, एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, उसके एफर्ट्स के हिसाब से मिलेंगी और इस पर कंट्रोल होता है एक इंसान का। फॉर एग्जाम्पल किसी को डॉक्टर बनना है, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, किसी को टीचर बनना है उसको भी अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके वो टीचर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे पैदा हो जाए वो टीचर खुद से बन जाए, ठीक है। उसके बाद दीज कैन इंक्लूड हस्बैंड और वाइफ, पेरेंट, हाई स्कूल ग्रेजुएट और एथलीट। जैसे हस्बैंड इंसान तभी बन जाता है जब वो शादी करेगा, ठीक है, या मतलब कोई नेचुरली हस्बैंड नहीं बन जाता है, कितने कोई मतलब 10 साल का हो गया, कोई 20 साल का हो गया तो इसको हम बोलेंगे अब ये हस्बैंड बन गया, नहीं, जब तक वो शादी ना करता वो हस्बैंड बन ही नहीं सकता। और वैसा ही लड़की के साथ भी है, जब तक वो शादी नहीं करेगी वो वाइफ नहीं बनेगी और जब तक उसके बच्चे नहीं होंगे वो मदर नहीं बनेगी। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, जैसे कि वो 40 साल की हो गई तो वो मदर बन गई खुद से, नहीं, जब उसके बच्चे हो जाएंगे तब हम उसको मदर बोलेंगे, अदरवाइज तब तक वो सिर्फ सिंपल वुमन है, ठीक है। उसके बाद क्लास स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन, आई होप कि आपको समझ आया होगा। सिंपली ये याद रखना है कि ये एक कैटेगराइजेशन होती है सोसाइटी की, और ये कैटेगराइजेशन किन चीज़ों को लेकर होती है, कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ फीचर्स होते हैं, और या ऑक्यूपेशन पे भी हम डिफाइन करते हैं कि किस ग्रुप को हम किस लेयर पे रखेंगे, ठीक है, कौन सुपीरियर होगा कौन इन्फीरियर होगा। उसके बाद क्लास स्ट्रेटिफिकेशन, क्लास स्ट्रेटिफिकेशन ऑलरेडी मैंने वहाँ पे जो पर्सपेक्टिव्स मैंने थेरीज पढ़ाई थी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, वहाँ पे ये मैंने अच्छे से कवर करा है, उस वीडियो को भी आप फिर से देखिएगा ताकि आपको क्लास स्ट्रेटिफिकेशन अच्छे से समझ आए। क्लास स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास इज डोमिनेट इन मॉडर्न सोसाइटीज़। क्लास स्ट्रेटिफिकेशन हमें मोस्टली देखने को मिलती है कहाँ, जो आजकल की मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स large populations that are divided into layers according to wealth, property, control over resources and lifestyle। ये वो स्ट्रेटिफिकेशन है जहाँ पे लोगों को हम डिवाइड करते हैं किस हिसाब से उनके पास वेल्थ कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, या जो रिसोर्सेज हैं उन पर उनका कितना कंट्रोल है, या उनका लाइफस्टाइल कैसे हैं, उनको उस हिसाब से हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और जिसके पास फिर ज़्यादा क्वांटिटी होगी इन चीज़ों की उसको ऑब्वियसली ऊपर की लेयर आएगी, और जिसके पास कम होगी उनको नीचे लेयर आएगी, और जिसके पास सबसे ज़्यादा कम होगी उनको सबसे बॉटम लेवल पर रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेल्थ एंड ऑक्यूपेशन आर मेन कंपोनेंट ऑफ क्लास डिफरेंसेज
वेल्थ जो है ना और ऑक्यूपेशन, ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास डिफरेंसेस में। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑक्यूपेशन के लिहाज से आईएएस ऑफिसर है, उसको ऑब्वियसली हायर कैटेगरी मिल जाती है, या वेल्थ के हिसाब से जिसके पास मिलियन बिलियंस में पैसे होंगे उसको टॉप लेवल मिल जाती है, और जिसके पास फॉर एग्जांपल कोई उतना बड़ा सोशल स्टेटस है नहीं, उसको लोअर कैटेगरी मिल जाती है, या जिसके पास पैसे नहीं है वो ऑब्वियसली पुअर कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड मैरिज कैन चेंज पर्सनल लाइफ चांसेस एंड कैन हैव ग्रेट इंपैक्ट ऑन देयर क्लास पोजीशन। तीन चीज़ें एक इंसान के कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। कौन कौन? एक एजुकेशन, अगर कोई तालीम हासिल करके बड़ा अफसर बन जाता है या बड़ा ट्रेडर बन जाता है, बिजनेसमैन बन जाता है, वो अपना क्लास चेंज कर सकता है। उसके बाद किस बंदे के पास कितनी एक्सपीरियंस है वो भी डिसाइड करता है। जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी दैट मीन्स वो ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, तो उसको सोसाइटी में भी उतनी हायर पोजीशन मिल जाती है। उसके बाद शादी भी डिसाइड करता है कि इंसान की लाइफ चांसेस या उसका जो सोशल कैटेगरी थी वो भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई हायर कैटेगरी वाला बंदा या वेल्दी बंदा किसी गरीब लड़की के साथ अगर शादी करता है तो ऑब्वियसली उस गरीब लड़की की कैटेगरी चेंज हो जाएगी, वो सीधे लोअर क्लास से अपर क्लास में चली जाएगी। या अगर कोई बंदा जो है लोअर क्लास से था, कोई लड़का लोअर क्लास से था, वो अपर क्लास की लड़की से शादी करता है, तो उसकी भी जो है ना वो सोशल कैटेगराइजेशन चेंज होंगी। या तो लड़की ऊपर से नीचे आएगी या लड़का लोअर कैटेगरी से ऊपर कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद फीचर क्या होंगे क्लास स्ट्रेटिफिकेशन में? ठीक है, पहला ही क्लास स्ट्रेटिफिकेशन का जो फीचर है ये एक ओपन सिस्टम है। जैसे हमने कास्ट सिस्टम देखा था वो क्लोज्ड है, वहाँ पे किसी को एंट्री नहीं दी जाती है। जो जहाँ पे पैदा हुआ है वो उसी कास्ट में रहेगा और उसी कास्ट से मर जाएगा। लेकिन जो क्लास सिस्टम है ये ओपन है। अगर किसी की कंडीशन रातों रात चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल किसी ने 1 करोड़ कमा लिया रातों रात, 2 करोड़ कमा लिए, तो वो उसकी एकदम से चेंज हो सकती है पोजीशन फ्रॉम लोअर कास्ट से या फ्रॉम लोअर क्लास से अपर क्लास। लेकिन कास्ट में ये सब पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वर्टिकल मोबिलिटी इज़ एब्सोल्युटली फ्री। वर्टिकल मतलब कोई भी नीचे से ऊपर वाले ग्रुप, सोशल ग्रुप में चला जा सकता है। ठीक है। उसके बाद मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर हैज़ नो बैरियर्स। यहाँ पे हम बोलते हैं कि कोई भी अगर उससे पहले वो नीचे वाली कैटेगरी में था, अब उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती ऊपर जाने से। अगर उसके पास पैसे वगैरह आ जाते हैं, फिर नहीं बोलेगा कोई भी उसको कि नहीं तुम कल तक गरीब थे अब तुम अमीर नहीं बन सकती। नहीं, उसके पास पैसे आ गया, वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली कैटेगरी में चला गया। उसके बाद स्टेटस इज बेस्ड ऑन अचीवमेंट। किसकी कौन सी अचीवमेंट है उसको उस हिसाब से स्टेटस मिलता है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द टैलेंट्स, वेल्थ, मनी, इंटेलिजेंस, पावर, एजुकेशन, इनकम एटसेट्रा। ठीक है। क्लास स्ट्रेटिफिकेशन किन किन चीज़ों से हमें डिटरमाइन करनी पड़ती है? किसके पास कितना टैलेंट है, मनी कितना है, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उसके पास काबिलियत कितनी है, पावर कितना है, उसने तालीम कितनी हासिल की है, और अल्टीमेटली उसके पास टोटल जो इनकम है अगर वो ज़्यादा है उस हिसाब से उसको कैटेगरी मिलेगी सोसाइटी में। नो इनहेरिटेंस ऑफ पेरेंटल स्टेटस। यहाँ पे बाप क्या था या बाप दादा हमारे क्या थे उससे डिसाइड नहीं होता है कि हम भी उसी क्लास में रहेंगे। अगर मेरा बाप हायर कैटेगरी में आता था तो ये मेरी अचीवमेंट्स से डिसाइड होगा कि मुझे कौन सी कैटेगरी मिलेगी। ठीक है। जो मैंने हासिल किया होगा अपनी ज़िंदगी में मुझे उसी हिसाब से कैटेगरी मिल जाएगी। उसके बाद पर्सपेक्टिव्स क्लास स्ट्रेटिफिकेशन को लेके, इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सोशियोलॉजिस्ट देखने को मिलता है वो है कार्ल मार्क्स एंड वेबर। दोनों ने क्लास सिस्टम को डिफाइन करा है सोसाइटी में। पहले शुरुआत करी कार्ल मार्क्स ने, उसने 2 ही क्लास दिए थे, एक हैव्स और हैव नॉट्स। हैव्स वो बोलता था किन को? कैपिटलिस्ट्स को। ठीक है। यहाँ पे देखने को मिलेगा कैपिटलिस्ट्स को बोलता था हैव्स। हैव्स इस वजह से इनके पास सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं। ठीक है। ये मालिक हैं चीज़ों के या फैक्ट्रीज़ के। उसके बाद हैव नॉट्स, ये लेबर क्लास है, इनके पास रिसोर्सेज वगैरह कुछ नहीं है, इनके पास सिर्फ अपना लेबर है और ये वही लेबर यूज़ करके अपना गुजारा करते हैं सोसाइटी में। उसके बाद वेबर ने एक्सटेंड किया मार्क्सियन इमेज ऑफ क्लास को और उसने इसके साथ ऐड की ये 2 चीज़ें। एक तो उसने स्टेटस ऐड किया और पार्टी ऐड किया। पार्टी उसने उस ग्रुप को बोला जो कि एक दूसरे के साथ काम करता है क्योंकि इनका कोई कॉमन फीचर होता है। जैसे रिलीजन इनका कॉमन होगा, इस वजह से ये टुगेदर आए हैं और काम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। ठीक है। सोशल स्टेट्स में उसने ये बोला कि इससे डिफाइन होता है कि इंसान की रिलेशन बाकी लोगों के साथ कैसी होगी, उनका ड्रेस कोड क्या होगा, उनका स्पीकिंग का कल्चर कैसा होगा, उनके काम कैसे होंगे, ये एक इंसान का स्टेटस डिफाइन करता है। ठीक है। किसी भी सोसाइटी में। उसके बाद एरिक राइट जो है उसने बोला कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल, कंट्रोल ओवर लेबर पावर, कंट्रोल ओवर फिजिकल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये 3 चीज़ें क्या करती हैं? एक इंडिविजुअल का क्लास डिफाइन करती हैं सोसाइटी में। वो किस क्लास में रहेगा ये डिफाइन कहाँ से होगा? उसके पास कंट्रोल कितना है इन्वेस्टमेंट का, उसके पास लेबर पावर कितनी है, फिजिकल मैनुअल प्रोडक्शन कितनी है। उसके बाद उसने 2 चीज़ें बोली, एक तो बोला वाइट कॉलर वर्कर और ब्लू कॉलर वर्कर। वाइट कॉलर हम बोलते हैं मैनेजर्स को जो कि ऑफिस वर्क करते हैं। ठीक है, या मेंटल वर्क। उसके बाद ब्लू कॉलर वर्कर्स, ये मैनुअल लेबर होते हैं या फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं। ये डिसाइड कहाँ से होता है? इनको कंट्रोल कितना है इन्वेस्टमेंट पे, इनका लेबर पावर पे कितना कंट्रोल है और इनका प्रोडक्शन पे कितना कंट्रोल है। ठीक है। ये एरिक राइट ने बोला। उसके बाद क्लास मोबिलिटी एंड रिजिडिटी।
क्या क्लास में हम चेंज कर सकते हैं अपनी सोशल कैटेगरी? जैसे मैंने पहले बोला, जिस बंदे के पास भी वेल्थ आएगी वो उसका ऑटोमेटिकली उसकी सोशल कैटेगरी चेंज हो जाती है। सोशल मोबिलिटी, व्हेन एन इंडिविजुअल मूव्स अप और डाउन बिटवीन डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक लेवल्स। वर्टिकल मोबिलिटी वो मोबिलिटी होती है जहाँ पे एक बंदा मूव करता है हायर क्लास की तरफ, ठीक है। इज़ अ मेजर ऑफ सोसाइटीज़ ओपननेस। वर्टिकल मोबिलिटी से ही हमें समझ आता है कि सोसाइटी कितनी ओपन है, ठीक है। जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा ओपननेस होगी सोसाइटी में। उसके बाद और एक है हॉरिजेंटल मोबिलिटी। यहाँ पे इंसान स्विच करता है पोजीशन एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, मगर उसका सोशल स्टेटस चेंज नहीं होता है, ठीक। हॉरिजेंटल मोबिलिटी, इसको हम बोलते हैं स्विचिंग पोजीशन टू अनदर विदाउट चेंज इन सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस में कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन हाँ पोजीशन चेंज हो जाएगी एक ही ग्रुप से। हाँ पोजीशन चेंज हो जाएगी ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लर्क था किसी कंपनी में, मैंने ये कंपनी छोड़ दी, मैं किसी दूसरी कंपनी में चला गया, लेकिन मैं वहाँ पे भी क्लर्क के पोस्ट पे ही हूँ, इसको हम हॉरिजेंटल मोबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद मेरिटोक्रेसी पाई जाती है किसमें? क्लास स्ट्रेटिफिकेशन में। मेरिटोक्रेसी मतलब जो ज़्यादा काबिल होगा उसको रिवार्ड भी उसी हिसाब से सोसाइटी में मिलेगा। एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइटल होती है किसके लिए? क्लास मोबिलिटी के लिए। जिसके पास तालीम आएगी उसके पास बहुत से चांसेस आते हैं कि वो अपना सोशल क्लास चेंज कर सकते। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को लेके। जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो अगर आप इन बुक्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपके दिमाग में रहेंगे, तो एग्जाम में भी अगर इनसे क्वेश्चन आता भी है तो आप वो आसानी से कर पाओगे, ठीक है। पहली बुक जो है वो लिखी है रुथ बेंडिक ने और एम लिप्सिट ने। इसका नाम था क्लास, स्टेट्स एंड पावर। उसके बाद D.G. मेंडलबम ने लिखी है सोसाइटी इन इंडिया। उसके बाद आंद्रे बेते ने लिखी है किताब, उसका नाम है कास्ट, क्लास एंड पावर। उसके बाद G.S. गोरे, जो कि एक इंडियन सोशलिस्ट था, इसको फादर ऑफ इंडियन सोशलॉजी भी बोलते हैं, उसने जो किताब लिखी है उसका नाम है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। उसके बाद J. डोलार्ड, इसने जो किताब लिखी है उसका नाम है कास्ट एंड क्लास इन साउदर्न टाउन। उसके बाद डैरेंडॉफ ने जो बुक लिखी है उसका नाम है क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद ये 2-3 बुक्स मैंने इसलिए रखी हैं क्योंकि कभी कभार एग्जाम में मोस्ट फेमस बुक्स भी पूछे जाते हैं। B.R. अम्बेडकर ने लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कांचे एलाई ने लिखी वाई आई एम ए हिंदू। उसके बाद मुल्क राज आनंद ने लिखी अनटचेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का क्लास ख़त्म होता है। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो होगा इंडियन स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर, जो भी इंडियन सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन पाई जाती हैं उस पर होगा। फिलहाल के लिए अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन वीडियोस को एक तो खुद भी अच्छे से पढ़े, दूसरा आपने जो भी आपके फ्रेंड्स आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नया वीडियो इस पर अपलोड करें आप तक वो बआसानी पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।